नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि आयशा मारवा यहाँ पर अभी अपने ख्यालों में ही थी कि कैसे धनंजय जैसे ही पेरिस पहुंचा था तो उसकी और हंसराज मारवा की शादी के कार्ड प्रिंट हो गए थे। और यहाँ पर सुहासिनी मारवा और धर्मराज मारवा दोनों ही उसे ये बताने के लिए भी आ गए थे। वो भी बहुत ही परेशानी में थी। तभी उसके कानों में अब फिर से डोरबेल बजने की आवाज आती है। वो जाकर अब दरवाजे को खोल देती है। अब उसके सामने उसी की सेम हाइट की एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा एक कपड़े से कवर था। और उसे देखकर अब आयशा मारवा कहती है, तुम यहाँ? इस बात पर अब वो औरत कहती है, हाँ साइड हटो, मुझे मेरे घर में आने दो। अब उस औरत की ये बात सुनते ही आयशा मारवा साइड हो जाती है और वो औरत अब अंदर आ जाती है। इधर अब आयशा मारवा दरवाजे को बंद कर देती है और अब उसे बंद करने के बाद अब आयशा मारवा उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे तुम्हें तो अभी अक्षय के साथ होना चाहिए था ना, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? ये सुनते ही अब वो औरत अपने चेहरे के कपड़े को अब एकदम से हटा देती है और अब वो आयशा की तरफ मुड़ जाती है। अब नताशा और आयशा दोनों ही आमने सामने थी, क्योंकि जो औरत यहाँ पर आयशा के कमरे में आयशा के यहाँ घर में आई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी डुप्लीकेट नताशा ही थी। इधर इन दोनों को ऐसे आमने सामने देखकर कोई भी इन दोनों को नहीं बता सकता था कि इनमें से आयशा कौन है और नताशा कौन है, क्योंकि दोनों को एक साथ देखने पर ऐसा ही लगेगा कि मिरर में आयशा खुद को देख रही है। इधर नताशा अब आयशा से कहती है, माँ कैसी है? मैं माँ के बारे में पूछने के लिए आई हूँ। इस बात पर अब आयशा कहती है, उनका इलाज अभी चल रहा है और नेक्स्ट वीक उनका ऑपरेशन है। इधर आयशा की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, समझ में ही नहीं आता है कि माँ को हुआ क्या है। अरे उनकी बीमारी भी हमें क्यों नहीं मिल रही है? ये कहते हुए नताशा अब सोफे पर बैठ जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी माँ के बारे में बहुत ही चिंतित थी। क्योंकि यहाँ पर आयशा और नताशा दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि अब उनकी माँ कैसे ठीक होगी। और अब वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अब यहाँ पर नताशा की नजर आयशा की शादी के कार्ड पर जाती है। अब उस कार्ड के ऊपर जिसमें लिखा हुआ था हंसराज वेड्स आयशा। अब उस कार्ड को वैसे देखकर तो अब नताशा उस कार्ड को उठाती है और अब उस कार्ड को उठाने के बाद अब वो उस कार्ड को गुस्से में दूसरी तरफ फेंक देती है। और अब वो कहती है, व्हाट नॉनसेंस, ये सब क्या है? अरे इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इस हंसराज से शादी करोगी? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे कैसी लड़की हो तुम? क्या तुम सब कुछ भूल गई हो कि उस हंसराज ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया था? देखो उसने तुम्हें बदनाम करने के लिए ना जाने कितने ही षड्यंत्र बनाए हैं और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। वो तो शुक्र है कि धनंजय ने तुम्हें हर बार प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन अगर वो नहीं होते तो शायद तुम अब तक किसी को अपना मुंह दिखाने के लिए लायक ही नहीं बचती। और तुम हो के अभी यहाँ पर इस कार्ड को छपवा कर बैठी हो। अरे तुम उससे शादी कर ही क्यों रही हो? मेरी नजर हमेशा से ही तुम पर थी। यहाँ पर नताशा अब आयशा से ये सब कहती है कि अब वो आगे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि धनंजय पीरामल ने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुमने उसे मना कर दिया था? अब नताशा की ये बात सुनकर अब आयशा मारवा अब वहां पर खड़े खड़े उस दिन के ख्यालों में चली जाती है जब सच में धनंजय ने कहा था कि वो उसे दिल्ली घुमाएगी। और इधर धनंजय भी टाइम से वहां पर आ जाता है और वो दोनों अब साथ में एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। ये दिल्ली की एक नई सुबह थी। अभी शॉप्स खुली भी नहीं थी, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर सारी दुकानें अभी बंद थी। और यहाँ पर ये दोनों अब यहाँ पर एक पार्क के पास धनंजय अब अपनी गाड़ी एक साइड करने लगता है और अब वो वहाँ पर अपनी गाड़ी को एक साइड पार्क करने के बाद अब कर रहा था तब अब आयशा मारवा कहती है, चले पार्क में।
अब आयशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ हाँ चलो, तभी तो यहाँ पर मैं गाड़ी को पार्क लगा रहा हूँ। अब ये सुनते ही अब आयशा के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है और वो दोनों अभी पार्क में आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद वो दोनों अब साथ में ही एक दूसरे के साथ वहां पर वॉक करने लगते हैं। शुरू में तो उनके बीच में काफी खामोशी थी, ना आयशा यहाँ पर कुछ कह रही थी और ना ही धनंजय, बस दोनों अभी अपने कदमों को बढ़ाते हुए ही जा रहे थे। वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अब आयशा कहती है कि लेमन टी पिए। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ हाँ जरूर आयशा, हाँ हाँ जरूर आयशा मारवा, दो कप लेमन टी। इसलिए वो 2 कप लेमन टी लेकर अब धनंजय पीरामल को देते हुए अब आयशा मारवा कहती है, बेंच पर बैठते हैं। अब आयशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि धनंजय तो यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा था, वो आयशा की हर बात में हाँ मिला रहा था। क्योंकि धनंजय को तो बस ये टाइम, चाहे उसके लिए ये कितना ही क्यों ना हो, लेकिन वो बस आयशा के साथ इस टाइम को स्पेंड करना चाहता था। इसलिए आयशा के कहते ही वो दोनों अभी वहां पर साइड में बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर धनंजय पीरामल अब बेंच पर बैठने के बाद अब आयशा से कहते हैं, वैसे सर्दियों की सुबह में अदरक वाली चाय ज्यादा अच्छी होती है आयशा। अब धनंजय की इस बात पर अब आयशा कहती है, हाँ चाय अच्छी तो होती है, लेकिन वो खाली पेट दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए। वो यहाँ पास से ही एक कचौड़ी बनाने वाला है, कुछ ही देर में वो शॉप शायद खुलने ही वाला है, तो जब वहाँ पर वो कचौड़ी शॉप खुलेगी तो तब हम चाय पी लेंगे। तब तक तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब आयशा के इतने कुसामियत भरे जवाब से तो अब धनंजय पीरामल की हंसी ही छूट जाती और वो बस अब आयशा को ही देख रहे थे। इधर सर्दियों की ठंड में आयशा के गाल और नाक तो टमाटर जैसे लाल हो रहे थे, क्योंकि ये दोनों सुबह सुबह ही यहाँ पार्क में आ गए थे और सर्दियों में दिल्ली की ठंड के क्या हाल होते हैं ये वो अच्छी तरह से जानते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर आयशा मारवा का मुंह और नाक ऐसे हो गया था जैसे अगर उसके गाल पर या उसके नाक पर अभी टच कर दिया जाए तो वो शायद अभी ही खून निकल जाएगा। इधर उसके इस टमाटर जैसे लाल नाक और गाल को देखकर तो अब धनंजय बस आयशा की ही तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसे सच में आयशा अब इस ठंडी की सुबह में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर तक अब वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही बातें करते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जब वो वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे तो आयशा के कहे मुताबिक अब वो शॉप भी खुल जाती है। इसलिए जैसे ही वो शॉप खुलती है तो अब आयशा कहती है, चलिए आपको चाय पीनी था ना, और वो भी अदरक वाली, इसलिए चलिए हम आपको आपकी अदरक वाली चाय ही पिलाते हैं। आपको ज्यादा ठंड लग रही होगी ना, और साथ के साथ गरम गरम चाय के साथ कचौड़ी भी। आयशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय में हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और अब ये दोनों अब पार्क से निकलकर अब वो अदरक वाली चाय पीने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर के बाद अब चाय नाश्ता करने के बाद वो दोनों अब आगे बढ़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये दोनों टाइम स्पेंड करते हुए ही दोनों को टाइम का एहसास भी नहीं होता कि कब सुबह से शाम ढलने को थी और रात होने ही वाली थी। यहाँ पर अब धनंजय पीरामल और आयशा दोनों ही अब एक ओपन रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। धनंजय ने यहाँ पर पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही बुक किया हुआ था और अब वो वहाँ ही लाइटिंग में अब उस लाइटिंग में आयशा का बहुत ही और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। धनंजय का तो पूरा ही ध्यान अब आयशा के ऊपर ही था। यहाँ पर अपना मील फिनिश करने के बाद अब धनंजय पीरामल अब आयशा से कहते हैं, आयशा मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो मुझे तुम गलत मत समझना। अब यहाँ पर धनंजय की इस बात को सुनकर अब आयशा कहती है, हाँ बोलो ना, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हम सुबह सुबह से ही तो एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं और वैसे भी अपने प्रॉमिस के अनुसार मैंने आपको दिल्ली घुमा दिया है, तो शायद अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब यहाँ पर आयशा की इस बात को सुनकर अब धनंजय कहते हैं कि
हाँ ठीक है, तो लेकिन प्लीज़ मेरी बात को गलत मत समझना। अब आयशा फिर से कहती है, आपको गलत क्यों समझूंगी मैं, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। अब ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और वो थोड़ी देर तक अपने आप को रोकते हैं और अब कहते हैं, आयशा आई लव यू। धनंजय ने यहाँ पर अपने इन 3 शब्दों में ही अब यहाँ पर उसने अपने दिल की बात आयशा के सामने रख दी थी। लेकिन यहाँ आयशा का तो एकदम से ही उसे एक शौक सा लगता है। उसकी ये बात सुनते ही आयशा तो मानो एकदम से जैसे पत्थर के जैसे जम गई हो। इधर उसकी ये बात सुनते ही अब आयशा कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी, इसलिए धनंजय ने जब आयशा को ऐसे देखा तो अब धनंजय भी अब आयशा को थोड़ा सा उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हैं और उसे हिलाते हुए कहते हैं, आयशा क्या हुआ है। अब आयशा अब अचानक से अपने सेंस में आती है और अब उसके मुंह से सीधा ही निकलता है, क्या। अब यह मेरा मतलब है कि इस तरह अचानक से। अब यहाँ पर आयशा की इस बात का जवाब देते हुए अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि अचानक से कुछ नहीं होता है आयशा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर धनंजय की इस बात का जवाब देते हुए अब आयशा मारवा कहती है, लेकिन आई एम सॉरी धनंजय, मैं आपकी बहुत ही इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि मेरे पास इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की कोई चॉइस भी नहीं है। अरे आपको तो सब पता है ना, आपको पता है ना कि मेरी शादी आपके छोटे भाई से फिक्स हो गई है, तो आप खुद ही बताओ ये सब कैसे पॉसिबल होगा। और आपके लिए तो बेटर यही होगा कि अब आप मुझसे ना मिले, क्योंकि अगर आपके दिल में मेरे लिए यही फीलिंग है तो फिर तो हमें एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम दोनों के लिए ही सही नहीं होगा। ये कहते हुए ही अब आयशा जल्दी से अब अपनी जगह से उठकर नीचे की तरफ जाने लगती है कि तभी अब वो पीछे मुड़कर कहती है कि जिसे आप मिलेंगे ना धनंजय, वो लड़की सच में इस दुनिया की किस्मत वाली लड़की होगी। प्लीज मेरे इस रिएक्शन पर बुरा मत मानना, लेकिन सच में मैं जो कह रही हूँ वो दिल से कह रही हूँ। मेरी मजबूरी है कि मैं आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, अपने आप को निराश मत करना। तुम्हारी लाइफ में जो भी कोई लड़की आएगी सच में उसकी किस्मत ही अलग होगी, क्योंकि उसे आपके जैसा एक लाइफ पार्टनर जो मिलेगा। अब यहाँ पर आयशा की इस बात पर अब धनंजय भी कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर तुम अपनी किस्मत पर खुश क्यों नहीं हो, क्योंकि जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने खुद इतना अच्छा प्रपोजल लेकर आ रही है, अगर तुम्हारा यही मानना है तो फिर तुम्हें भी तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। धनंजय की इस बात पर अब आयशा कोई भी जवाब नहीं देती और वो कोई जवाब ना देते हुए ही आयशा मारवा अब दूसरी तरफ जाने लगती है, क्योंकि आयशा को पता था कि अगर उसे अपनी माँ का इलाज कराना है तो उसे हंसराज मारवा से शादी करनी ही पड़ेगी। अब तभी अचानक से वहाँ पर बारिश होने लगती है। जैसे ही आयशा यहाँ पर बाहर जाने वाली थी, इधर आयशा वहाँ से जाने लगती है तो वहीं धनंजय अब अपनी जगह पर खड़े बस जाते हुए इधर आयशा को ही देख रहे थे, क्योंकि धनंजय को अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने आज तक धनंजय ने किसी भी लड़की को ऐसे प्रपोज नहीं किया था, लेकिन उसने आज अपनी लाइफ में अपनी जिसे वो प्यार करता था उसके सामने आज अपने इमोशंस को दिखाया था, अपने दिल की बात कही थी, लेकिन उसी ने आज उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। आज उसकी जुबान जरूर खामोश थी, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में जमे आंसू उसका हाले दिल बयां कर रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे आयशा के इस इनकार ने धनंजय को अंदर से ही झंझोड़ दिया था। धनंजय ने कभी नहीं सोचा था, हालांकि इस बात के लिए तो वो भी एग्री करता था कि आयशा की शादी उसके भाई से होने वाली है, लेकिन फिर भी अपने हाथों को मजबूर अपने दिल से मजबूर वो न जाने कब आयशा से इतने अट्रैक्ट हो गए, उन्हें भी पता नहीं चला। इधर यहाँ पर अपने ही ख्यालों में खोई हुई अपनी बहन आयशा को देखकर अब नताशा अब उसे हिलाते हुए कहती है, ओ हेलो मैडम, अब कहाँ खो गई हो आप। अब नताशा की इस बात पर अब आयशा कहती है, कहीं भी नहीं, तुम इन बातों को छोड़ो, तुम क्यों इन बातों को उठा रही हो। अरे तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। हमारे बीच में तो पहले ही सब कुछ डिसाइड हो चुका था ना, तो फिर अब तुम्हारा यहाँ आने का रीजन क्या है।
आयशा की इस बात पर अब नताशा कहती है, हाँ सब कुछ तय तो हो चुका था, लेकिन तब जब हम किसी से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि हमारे बीच में जो कुछ भी डिसाइड हुआ था उस समय हमारी लाइफ में हमारा कोई बॉयफ्रेंड भी तो नहीं था ना, वो सब तभी ही तय हुआ था। मैं अक्षय से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी बहन अब तुम्हारी जिंदगी में भी कोई है जिसे तुम बहुत ही प्यार करती हो। अब नताशा की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, देखो नताशा, तुम चिंता मत करो, और मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी, तुम बस अपने उस अक्षय को संभाल लो, वो मेरे आसपास भी नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही अब नताशा कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम सब कुछ संभाल लोगी, और वो भी अकेले? अब नताशा की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, हाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब आयशा की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, ठीक है फिर, वैसे आज का दिन तो अंदर ही रहेगी, और तू अंदर ही रहेगी और मैं बाहर, इसलिए अब चलो, इतने वक्त तक तुमने क्या किया, मुझे कहानी सुनाना शुरू करो, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। ये कहते हुए ही नताशा अब आयशा के रूम में जाकर अब उसके कपड़े निकालकर वो बाथरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है, और यहाँ पर अब आयशा नताशा को बाहर से ही बैठे हुए सब कुछ बताने लगती है। कुछ देर के बाद इधर बाथरूम से आने के बाद अब नताशा आयशा की तरह रेडी होने लगती है, और अब वो कहती है कि मैं माँ से मिलने के लिए जा रही हूँ। अब नताशा की इस बात पर अब आयशा कहती है कि नताशा देखो, ठीक है, तुम माँ से मिलना चाहती हो तो तुम मिल सकती हो, लेकिन तुम कोई भी ऐसी गड़बड़ मत करना कि जिसे मैं कुछ उस गड़बड़ को संभाल ना पाऊँ। अब इस बात पर अब नताशा कहती है कि तुम मेरी बहन हो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए चलो अब अपना फ़ोन दो मुझे। और ये कहते हुए ही नताशा अब आयशा का फ़ोन लेकर वो अब उस घर से बाहर निकल कर चली जाती है, और वो अब गाड़ी में बैठकर सीधा ही लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। यहाँ आयशा अब नताशा के जाने के बाद अब अपने आप को अंदर अपने घर में बंद कर देती है, क्योंकि यहाँ पर उनकी माँ ने जब वो काफ़ी पहले ही उन्हें बता दिया था कि तुम दोनों कभी भी किसी के सामने एक साथ बाहर नहीं आओगी, जहाँ एक बाहर आती थी तो एक अंदर रहती थी, इसलिए आयशा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था घर के अंदर बंद होने का। वहाँ यही दूसरी तरफ नताशा भी गाड़ी को ड्राइव करते हुए ही लाउड म्यूजिक सुन रही थी, और साथ के साथ अब वो यहाँ पर गुनगुना भी रही थी। वो गाना गुनगुना रही थी, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। इस गाने को सुनते सुनते ही नताशा अब हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। जैसे ही यहाँ पर नताशा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी, तभी अचानक से आयशा का फोन जो यहाँ पर नताशा ने लिया हुआ था वो बजने लगता है। अब जैसे ही नताशा उसकी स्क्रीन पर देखती है तो ये फोन किसी और का नहीं बल्कि आयशा के फोन पर धनंजय का कॉल आ रहा था। अब यहाँ पर नताशा बिना कुछ सोचे समझे ही, हालांकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि धनंजय ने आयशा को प्रपोज किया था, लेकिन वो फिर भी नताशा अब आयशा के इस फोन को उठाती है और हेलो कहती है। तभी अब सामने से आवाज आती है, कैसी हो तुम, क्या अभी भी मुझसे नाराज हो? अब धनंजय की इस बात पर अब नताशा कहती है, नहीं मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, और मैं क्यों होंगी आपसे नाराज। यहाँ अब धनंजय नताशा से अपने फीलिंग को बताने लगता है और उसे अब अपना प्यार जताने लगता है। इधर ही कुछ देर तक तो नताशा अब धनंजय की हर एक बात को सुनती है, और फिर वो कहती है, बस कीजिए आप, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे जीजू हैं। ये कहते हुए नताशा कुछ देर के लिए तो अब एकदम से ही खामोश हो जाती है, और अब वो खुद के ही सिर पर टपली मारते हुए कहती है, मेरा मतलब कुछ और था। अब इस बात पर उन्होंने सामने से आवाज आती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। क्योंकि यहाँ पर धनंजय की बातों से नताशा इतनी इरिटेट हो गई थी कि उसके मुंह से अब सडनली एकदम से ही सच निकल गया था कि वो आयशा नहीं, वो नताशा है, और इस लिहाज से धनंजय उसका जीजू है। लेकिन अब जल्दी ही वो बात को संभालने की कोशिश तो करती है, लेकिन तभी अब धनंजय उसे सीधे ही पूछ लेते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है। जैसे ही मैंने तुम्हें नहीं किसी और को फोन किया हो, तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम आयशा ही हो ना? आर यू श्योर? इस बात पर अब नताशा
बात को संभालते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं आयशा ही हूँ। अच्छा मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ। ये कहते हुए ही नताशा अब जल्दी से फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है क्योंकि यहाँ पर नताशा ने जल्दी ही बात को संभाल लिया था। वो समझ चुकी थी कि अगर वो थोड़ी देर और भी कॉल पर रही तो फिर तो शायद धनंजय को उन दोनों के ही बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि उसे पहले से ही उसकी बात पर अब संदेह हो गया था। और अब वो यही सोचती है कि एक बार बस मैं माँ से मिलकर घर चली जाऊं, उसके बाद आयशा से कहूंगी कि वो अपने धनंजय से बात कर ले। क्योंकि जिस तरह से धनंजय बात कर रहा था मुझे लग रहा है ये तो आयशा को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। इधर ये कुछ सोचकर ही नताशा अब अपनी ड्राइविंग पर फिर से फोकस करने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद जब यहाँ पर नताशा हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो वो अब अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद अब वो लाइफ केयर हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है। वहां जाने के बाद अब वो एलिवेटर में जाकर सीधा ही टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। कुछ देर के बाद वहां आने के बाद अब वो स्पेशल वार्ड के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि उसकी माँ अभी सो रही थी। तो उसके इसलिए अब अपनी माँ के पास जाकर अब नताशा वहां पर उसके पास बैठ जाती है और अब वो अपने हाथ को और अब यहाँ पर अब नताशा अपने हाथ से अपनी माँ के हाथ को पकड़कर बस एक सांस उन्हें ही देख रही थी, जैसे जैसे वो न जाने अपनी माँ को लेकर क्या सोच रही है, क्योंकि अपनी माँ को इस तरह से देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो गई थी। कुछ देर के बाद अब उन्हें होश आया तो अब यहाँ पर अब वो कहती है, तुम कब आई हो? इस बात पर अब नताशा कहती है, कैसे कैसे जान जाती हैं आप इस बात पर? अब उसकी माँ कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? इस बात पर अब नताशा कहती है कि एक बेटी अपनी माँ को देखकर कैसे ठीक हो सकती है? अरे मुझसे तो आपकी ये हालत देखी भी नहीं जा रही है, सच में मुझे आपको देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है। या नताशा और आयशा की माँ अब अपने ही कोड वर्ड में ही बातें कर रहे थे। अगर कोई इनकी बातें सुने तो उन्हें भी ये नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन सिर्फ नताशा और आयशा की माँ ही एक दूसरे के शब्दों को समझ रही थी। इधर अब नताशा कहती है, माँ मेरी शादी है नेक्स्ट वीक। इधर अब नताशा की ये बात सुनते ही अब आयशा की माँ कहती है, मेरा ऑपरेशन भी नेक्स्ट वीक ही है। अब ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, अब सब समझ गई मैं बस माँ अब आप अपना ख्याल रखना, मैं बस आती हूँ। और ये कहते हुए ही नताशा अब अपनी जगह से उठकर अपनी माँ को फोरहेड किस करती और अब वो वहां से जाने लगती है। नताशा यहाँ पर जैसे ही लाइफ केयर हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी तो तभी उसे एहसास होता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। इधर नताशा अभी अपनी गाड़ी में ना बैठकर वो भी दूसरी तरफ जाने लगती है। कुछ देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो एक सुनसान से रास्ते पर आकर वो वहां पर रुक जाती है, क्योंकि उसे शक था कि कोई उसके पीछे आ रहा है, इसलिए सबसे पहले वो इस इंसान तक पहुंचना चाहती थी। जैसे ही वो क्योंकि वो यहाँ पर जानबूझकर इस सुनसान रास्ते पर आई थी ताकि जो भी कोई उसका पीछा कर रहा है वो उसके सामने आए। और अब जैसे ही उसे एहसास होता है कि कुछ गुंडों ने उसे सच में घेर लिया है और वो अब अपने चारों तरफ घूमकर देखने लगती है। या नताशा भी अपने हाथों की मुट्ठियों को नताशा ने भींच लिया था इससे पहले कि वो वार करना शुरू कर देती कि तभी नताशा को एक जोरदार पंच की आवाज आती है। जैसे ही वो अब उस तरफ देखती है तो मिस्टर करण गुलेरिया वहां पर आए हुए थे। यहाँ अब करण ने एक एक करके उन सारे ही लोगों को मार गिराया था। इधर नीचे गिरे हुए एक आदमी के सिर के बाल खींचकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, किसने भेजा है तुम सबको? यहाँ पर इस बात का जवाब देते हुए वो आदमी पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन करण ने जैसे उसके बालों को और भी तेजी से खींचा तब अब उससे सहन नहीं हुआ और वो अब सीधे ही कहता है कि हंसराज मारवा ने हमें यहाँ पर भेजा है इन्हें मारने के लिए। इधर उसकी ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया अब उसे एक जोर का पंच मारते हैं और अब वो नताशा यानी कि आयशा से कहते हैं, चलो आयशा जल्दी से यहाँ से। इसलिए भी यहाँ पर करण गुलेरिया नताशा से कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना आयशा? अब करण की इस बात पर अब नताशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि वो बस एक सांस करण को ही देखे जा रही थी। अब जैसे ही अब करण ने उसे नोटिस किया तो अब करण गुलेरिया उसकी तरफ देखकर कहते हैं, कहाँ खोई हुई थी तुम? हाँ कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? अरे कौन सी गहरी सोच में चल रही थी?
अब करण की इस बात पर नताशा अब अपने मन में ही सोचती है, मैं तो इस सुनसान रास्ते में जानबूझकर इसीलिए ही आई थी कि मैं उन लड़कों को अच्छा खासा सबक सिखा सकूं जो मेरा पीछा कर रहे थे। बट कोई नहीं नताशा, डोंट लूज होप, तुम्हें फाइट करने का मौका जरूर मिलेगा। करण गुलेरिया नताशा से कहते हैं, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि अब तुम्हारा अकेला जाना ठीक नहीं होगा। यहाँ करण गुलेरिया अब नताशा को अब अपनी ही गाड़ी में बैठाकर अब उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए जाने लगते हैं। और अब वो रास्ते में ही अब नताशा यानी कि आयशा से कहते हैं, ये क्या है आयशा, आज घर पर तुम्हारे और हंसराज की शादी का कार्ड आया है, मैं क्या मतलब समझूं इसका, क्या चल रहा है ये सब। अब इस बात का यहाँ नताशा करण गुलेरिया को कोई भी जवाब नहीं देती है क्योंकि ये बात तो सिर्फ आयशा ही उसे बता सकती थी। अभी के लिए वो बिल्कुल ही खामोश हो जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आयशा की जिंदगी का सवाल है, तो वो इस बारे में अभी क्या ही जवाब दे। इधर जब करण लगातार उससे पूछ रहा था तो अब वो यहाँ पर नताशा ने सोचा कि ऐसे तो वो अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए कुछ देर तक चुप रहने के बाद अब नताशा कहती है, करण ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज है क्योंकि मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि धनंजय के दिल में ये सब कुछ चल रहा है। अब यहाँ पर नताशा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, धनंजय से बात करो और हाँ, इस शादी को टालने की कोशिश करो और अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं बस तुम्हें एक कॉल दूर हूँ, क्योंकि ये हमेशा याद रखना, मैं हमेशा ही तुम्हारा और धनंजय का साथ दूंगा। इस बात पर अब नताशा हाँ में अपना सिर हिला देती है। इधर कुछ ही देर में अब करण गुलेरिया यहाँ पर नताशा को उसके घर पर छोड़ देते हैं। या गाड़ी से बाहर निकल कर अब नताशा कहती है, अंदर चलो। यहाँ पर आयशा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अभी नहीं आयशा, फिर कभी। और इधर अब वो यहाँ पर नताशा का बाय बोलकर अब करण वहां से निकल जाते हैं। इधर कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब यहाँ पर नताशा वो जब अपने फ्लैट के दरवाजे के सामने पहुंच जाती है तो अब वो इधर उधर देखने लगती है। इधर उधर अच्छी तरह से देखने के बाद अब नताशा दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर के बाद जब दरवाजा खुला तो नताशा अब जल्दी से घर के अंदर आ जाती है और अब वो दरवाजे को बंद करके अब वो आयशा को घूर घूर कर ही देखने लगती है क्योंकि यहाँ पर इधर आयशा जो कि अभी घर में ही आइसोलेटेड थी, वो अब यहाँ पर नताशा के ही आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि आयशा को डर था कि कहीं नताशा कुछ उसकी लाइफ में गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि वो नताशा के बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ थी। लेकिन यहाँ पर आयशा कुछ भी पूछती इससे पहले तो नताशा ही उसे घूर घूर कर देखने लगती है। इधर आयशा अब नताशा को इस तरह से घूर कर देखता हुआ देखकर कहती है, क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर घूर कर देख रही हो? अरे मैं तो घर के अंदर हूँ, अब मैंने क्या कर दिया? इधर आयशा की इस बात पर अब नताशा कहती है, तुम कब से दोस्त बनाने लगी आयशा? अब नताशा की इस बात पर अब आयशा कहती है, तुम करण से मिली हो क्या? क्योंकि वैसे तो मेरे कोई और दोस्त है ही नहीं। अब आयशा की इस बात पर अब नताशा हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो अब अपने दोनों ही हाथों को सामने फोल्ड करते हुए अब आयशा को ही अभी भी ऐसे ही देख रही थी। या अब आयशा नताशा को इस तरह से देखते हुए कहती है, धनंजय की वजह से ही करण से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि करण वैसे मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ धनंजय के द्वारा ही उससे भी मेरी जान पहचान हुई। इधर ये सुनते ही अब नताशा आयशा को एक हक करते हुए कहती है, ओ डार्लिंग, आई लव यू एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। फाइनली तुमने अपनी लाइफ में फ्रेंड्स तो बनाए, क्योंकि मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं तुम्हारे लिए कितनी खुश हूँ। अरे तुम्हारी लाइफ में तो कोई फ्रेंड ही नहीं था और अब देखो कितना अच्छा फ्रेंड है। अब एक काम करो, तुम अपने इन प्यारे से हाथों से कुछ बना दो। यार सच में मुझे बहुत ही भूख लगी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इस बात पर अब आयशा कहती है, खाना तो पहले से ही तैयार है, बस तुम मुंह हाथ धो लो, उसके बाद ही हम आगे की बातें करते हैं। इस बात पर अब नताशा भी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, ओके बॉस। और ये कहते हुए ही नताशा भी चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है।
कुछ ही देर के बाद दोनों अब यहाँ पर साथ में बैठकर अब अपना खाना एंजॉय करने लगती है। अब एक बाइट खाते हुए ही अब नताशा कहती है, ओह आयशा, तू बिल्कुल सच में माँ पर गई है। सच में तेरे हाथों का खाना कितना ही टेस्टी खाना होता है। आई लव इट, क्योंकि मैं जैसे ही मैं तुम्हारे हाथों का खाना खाती हूँ तो मुझे सच में माँ के खाने का ही एहसास होता है, जैसे मैं खुद माँ के हाथों से खाना खा रही हूँ। वैसे तूने कुछ सोचा है? अब यहाँ पर नताशा की ये बात सुनकर अब आयशा एकदम से हैरान हो जाती है और वो पूछती है, किस किस बारे में सोचना है? तब अब यहाँ पर नताशा कहती है, तुम सच में इतनी भुलक्कड़ कैसे हो सकती हो? अरे मैं तुम्हारी शादी के बारे में पूछ रही हूँ। क्या तुमने अब आगे का कोई प्लान सोचा? तू अपनी शादी को अब कैसे टालेगी? नताशा की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है कि अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ये शादी करनी चाहिए या इसे टाल दूं, लेकिन तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं जरूर कुछ ना कुछ कर लूंगी। आयशा की इस बात पर अब नताशा कहती है, वो हंसराज मारवा तो तुझे मारना चाहता था,